ओह, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। भैरव सिर्फ मेरे लिए अमरेंद्र के पीछे पड़ा है। वो सिर्फ मुझे न्याय दिलाने के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन इस हाल में अगर उसने किसी और के साथ कुछ गलत कर दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। भैरव ने प्रधान को तो खत्म कर दिया था, लेकिन उसके मन में अमरेंद्र को ना ढूंढ पाने का गुस्सा अभी भी भरा हुआ था। जबकि भैरव के इस गुस्से को देखकर यति के चेहरे पर भी चिंता की गहरी लकीरें आ गई थी। वो जानती थी कि भैरव का गुस्सा जायज है, लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि कहीं भैरव गुस्से में कुछ और न कर बैठे। यति और भैरव दोनों के चेहरे पर चिंता और उलझन के भाव साफ नजर आ रहे थे। वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अमरेंद्र कहां छिपा हो सकता है। प्रधान पर इतना ज्यादा टॉर्चर करने के बाद भी उन्हें कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई थी और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था जिससे वो अमरेंद्र का पता लगा सके। यति गौर से भैरव के चेहरे को देखने लगी और जब उसने देखा कि भैरव का गुस्सा कम हो रहा है तो वो धीरे धीरे उसके पास आ गई। भैरव, हमने सब कुछ कर लिया और रही बात अमरेंद्र की, तो चलो उसे हम लोग बाद में ढूंढ लेंगे। फिलहाल घर चलो। इतना कहती हुई यति भैरव को लेकर घर जाने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि सामने से लाठी का सहारा लेकर चलती हुई बूढ़ी अम्मा उसके पास आ गई है। यति ने देखा कि बूढ़ी अम्मा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो अपनी लाठी की ठक ठक के साथ यति और भैरव की आंखों में गौर से देखने लगी। अब तक कुसुम और राघव भी उनके पास आ पहुंचे थे। वो दोनों प्रधान के खात्मे पर यति और भैरव को शाबाशी देने वाले थे कि तभी बूढ़ी अम्मा बीच में बोल पड़ी। ओ बेटा, यति बेटिया, तूने प्रधान को, हाँ, प्रधान को मार दिया। तूने तो बहुत अच्छा किया रे। प्रधान की मौत से बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर भी खुशी की लहर आ गई थी। वो आगे बढ़कर यति को आशीर्वाद देने लगी। वहीं भैरव ये सब कुछ बड़ी हैरानी से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बूढ़ी अम्मा आखिर यति से इस तरह से क्यों पेश आ रही है। आखिर बूढ़ी अम्मा के कहने का मतलब क्या है। इधर बूढ़ी अम्मा को आशीर्वाद देता देख यति भी भावुक हो गई थी। अम्मा, मैंने प्रधान को नहीं मारा, वो तो बस। अरे हाँ, ठीक है। हाँ, तुमने ये नहीं किया, लेकिन बिटिया तूने जो भी किया बढ़िया किया। मैं जानती हूँ कि सब कुछ तुम्हारे पति ने किया है ना, लेकिन बेटा जो भी हो, तुम्हारे पति ने पूरा गांव संभाल लिया। उसने सब कुछ ठीक कर दिया। बूढ़ी अम्मा यति के साथ साथ भैरव को भी आशीर्वाद देने लगी, जबकि भैरव ये सब कुछ देख बस हैरानी से बूढ़ी अम्मा को देखे जा रहा था। भैरव के इन हाव भाव को देख यति धीरे से भैरव को बूढ़ी अम्मा के बारे में बताने लगी। भैरव, ये वही बूढ़ी अम्मा है जिन्होंने मुझे अमरेंद्र की सच्चाई बताई थी। इन्होंने ही मुझे वो सब कुछ बताया था जो मेरी माँ के साथ हुआ था। यति की बात सुनकर भैरव के चेहरे से हैरानी के भाव अचानक से गायब हो गए। वो बूढ़ी अम्मा को ऐसे देखने लगा जैसे वो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा हो। इधर बूढ़ी अम्मा भैरव को आशीर्वाद देते हुए गौर से उसके चेहरे को देख रही थी। फिर अचानक न जाने उसके मन में क्या आया कि वो एकदम गंभीर हो गई। यति बिटिया, तुमने क्या नाम बताया था अपने पति का? भैरव, है ना? हाँ अम्मा, लेकिन क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? बूढ़ी अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस भैरव को घूर घूर कर देखती रही। उनकी आंखों में अचानक गुस्सा और डर के भाव दिखाई देने लगे थे। भैरव को देखती हुई उसके चेहरे पर ऐसे भाव आ गए थे जैसे वो भैरव को देखकर कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। अरे रे, तेरा नाम भैरव है? भैरव ने ही तो नंदिनी को मारा था। हाँ, वो ही भैरव। तूने ही नंदिनी को मारा था, नाश पीटे। रे, तूने ही नंदिनी को मारा था। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर यति और भैरव दोनों चौंक गए। यति का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ी अम्मा सबके सामने भैरव को लेकर ऐसी बात कहेंगी। इधर भैरव भी बूढ़ी अम्मा की बातें सुनकर परेशान हो गया। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा था। अम्मा, ये अब क्या कर रही हो? भैरव बूढ़ी अम्मा को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़ी अम्मा समझने वालों में से नहीं थी।
वो चुप होने वालों में से नहीं थी। वो लगातार बस बार बार भैरव का नाम लेकर उसे नंदिनी का हत्यारा ही बताई जा रही थी। मैं वही बोल रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। हाँ, मुझे याद है, वो भैरव ही था। वो भैरव ही था जिसने नंदिनी को मारा था। बूढ़ी अम्मा के बार बार एक ही बात कहने से यति को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या बोले। भैरव की तरह वो भी बुढ़िया अम्मा की बातें सुनकर परेशान हो गई थी। नहीं, मुझे खुद को संभालना होगा, क्योंकि अगर मैंने तुरंत इस बात को नहीं संभाला तो सारे गांव वाले बेवजह ही भैरव के बारे में कुछ और सोचने लगेंगे। खुद में इतना सोचते हुए यति बूढ़ी अम्मा को प्यार से देखने लगी। अम्मा, आप गलत समझ रही हो। आप जिसके बारे में बात कर रही हो वो कोई और भैरव था, हमारा भैरव नहीं। देखिए, ये मेरा पति भैरव है। यति गांव वालों के सामने सब कुछ ठीक दिखाने के लिए बूढ़ी अम्मा से झूठ बोल रही थी, लेकिन यति की बात सुनने के बाद भी बूढ़ी अम्मा की आंखों में उलझन और शक के भाव गायब नहीं हुए। वो कुछ पल के लिए रुककर भैरव को गौर से देखने लगी। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि मानो वो फिर से भैरव को पहचानने की कोशिश कर रही हो। हाँ बेटिया, माफ करना। हो सकता है मैं भूल रही हूँ। हाँ, हो सकता है ये वो भैरव नहीं जिसने नंदिनी को मारा हो। ये मेरी गलती है। बूढ़ी अम्मा की आवाज धीरे धीरे शांत होने लगी। वो फिर से अपनी लाठी पकड़कर वहीं अध जले प्रधान की लाश को गौर से देखने लगी। बिटिया, तुम लोगों ने प्रधान को तो मार दिया, लेकिन अभी इनका मुखिया रूनी, वो अभी भी तुम लोगों की पकड़ से बाहर है। मुखिया? अम्मा, आप किसकी बात कर रही हैं? ये रूनी कौन है? बिटिया, मैं इन सब दलालों के मुखिया रूनी की बात कर रही हूँ, जिसके पास ये प्रधान और वो अमरेंद्र लड़कियां बेचने के लिए जाते थे। बिटिया, उसे भी मारना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही इन सब के पीछे है। अम्मा की बात सुन यति एकदम से भैरव की तरफ देखने लगी, जबकि भैरव खुद में धीरे धीरे एक नाम बुदबुदाने लगा। रूनी, मुझे प्रधान ने नहीं बताया कि अमरेंद्र कहाँ है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि ये रूनी जरूर इस बारे में बताएगा। मुझे इस रूनी के बारे में पता करना होगा। वो जरूर जानता होगा कि आखिर अमरेंद्र कहाँ है। भैरव ने मन ही मन ये फैसला कर लिया था कि अब वो किसी भी तरह रूनी को ढूंढ कर ही रहेगा। जबकि इधर जब बूढ़ी अम्मा ने भैरव को खुद से बात करता हुआ देखा तो वो धीरे से भैरव के करीब आ गई। भैरव बेटा, क्या हुआ? ये तुम किससे बातें कर रहे हो? अम्मा, मैं इस रूनी और अमरेंद्र को नहीं छोड़ूंगा। भैरव जिस तरीके से बात कर रहा था उसे देखकर अचानक बूढ़ी अम्मा ठिठक गई। उनकी आंखों में हैरानी के भाव आ गए और फिर से वो भैरव को वैसे ही देखने लगी जैसे वो पहले देख रही थी। बिटवा, तू सच बता, तू कौन है रे? अपनी पहचान बता बेटा, तेरा नाम क्या है? तू सच में कोई दूसरा भैरव है ना, या तू कुछ और है? बूढ़ी अम्मा के सवाल ने भैरव के चेहरे पर परेशानी की लकीरें ला दी। वो उनके पीछे खड़ी यति को देख रहा था, जो बार बार उसे इशारा कर रही थी कि वो बूढ़ी अम्मा से झूठ बोलकर निकल जाए। लेकिन भैरव झूठ बोलने वालों में से नहीं था। उसने अपनी नजरें नीचे की और अपनी मुट्ठियां भींच ली। माफ करना गुड़िया, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया। मैं अम्मा को अपनी सच्चाई बता कर रहूंगा। अम्मा, यति ने आपसे झूठ कहा। मैं वही भैरव हूं जो आप समझ रही हैं। हाँ, मैं बाबा साहेब का बेटा हूं, भैरव। जैसे ही भैरव ने अपना नाम और पहचान बताया, बूढ़ी अम्मा चौंक गई। उनकी आंखों में डर के भाव आ गए और वो घबराकर पीछे हटने लगी। उनके हाथों में मौजूद लाठी भी बुरी तरह से कांपने लगी और उसकी सांसें तेज हो गईं। बूढ़ी अम्मा की आंखों में अब न सिर्फ हैरानी थी, बल्कि गहरा डर भी साफ दिखाई देने लगा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम वो जल्लाद नहीं हो सकते। बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर डर के इतने खतरनाक भाव थे कि मानो वो सामने खड़े भैरव में भैरव को नहीं, बल्कि अपनी मौत को देख रही हो।
भैरव उन्हें अभी भी शांत करने की कोशिश कर रहा था। अम्मा, अम्मा डरो मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। भैरव बूढ़ी अम्मा के डर को दूर करना चाह रहा था, लेकिन उसकी इस कोशिश से अम्मा का डर और भी ज्यादा बढ़ गया। बाबा साहेब का बेटा, तू बाबा साहेब का बेटा है? तू एक कातिल है? अम्मा, अम्मा, हाँ, मैं बाबा साहेब का बेटा हूँ, पर अम्मा आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, आप बेवजह मुझसे डर रही हैं। भैरव के समझाने पर इस बार बूढ़ी अम्मा बुरी तरह से चीख पड़ी। मैं बेवजह डर रही हूँ? अरे तू कातिल है और मैं तुझसे बेवजह डर रही हूँ? इतना कहती हुई बूढ़ी अम्मा भैरव को डर से देखती हुई अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे वहां से जाने लगी। भैरव का चेहरा पूरी तरह से सपाट हो गया था, मानो उस पर से अभी अभी कोई तूफान गुजरा हो। वहां मौजूद सारे लोग जो अभी तक भैरव को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे, अब अचानक भैरव को डर से देखने लगे थे। भैरव भी अब अचानक उन गांव वालों के बीच अजीब सा महसूस करने लगा था और उसकी आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। यति भी ये सब देखकर थोड़ी परेशान हो गई। उसने आगे बढ़कर भैरव के कंधे पर हाथ रखा और उसे तसल्ली देने की कोशिश करने लगी। भैरव, बूढ़ी अम्मा की बातों को पकड़कर मत बैठो। वो उन्हें भूलने की बीमारी है, वो कुछ भी बोलती रहती हैं। नहीं यति, भूलने की बीमारी बूढ़ी अम्मा को नहीं है, बल्कि भूलने की बीमारी मुझे है और मुझे उस बीमारी को दूर करके ही रहना होगा। भैरव, तुम क्या कर रहे हो? भूलने की बीमारी तुम्हें? भैरव ने कोई जवाब नहीं दिया और बिना कुछ बोले उसकी तरफ जाने लगा, जिधर अभी अभी बूढ़ी अम्मा गई थी। गांव वाले सब देखकर थोड़ा सा हैरान रह गए थे। अरे ये भैरव कहाँ जा रहा है? कहीं वो बूढ़ी अम्मा को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? भाई, हमें भैरव को रोकना होगा। मुझे लग रहा है कि कहीं बूढ़ी अम्मा ने सबके सामने उसकी पोल खोल दी, इसलिए वो बूढ़ी अम्मा को सबक सिखाने जा रहा है। गांव वालों की ऐसी अजीबोगरीब बातें सुनकर यति के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। कितनी अजीब है ये दुनिया। जो लोग अभी थोड़ी देर पहले तक भैरव की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, वही लोग अब उसकी बुराई ऐसे कर रहे हैं मानो भैरव से बुरा इंसान दुनिया में कोई हो ही ना। गांव वालों की बातें सुनकर यति के लिए अब वहां रुकना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उसने दूर जाते हुए भैरव को देखा और उसके पीछे पीछे चल दी। इधर भैरव तेज कदमों से चलते हुए जल्दी ही बूढ़ी अम्मा के पास पहुंच गया था, लेकिन जब बूढ़ी अम्मा ने भैरव को अपनी आंखों के सामने देखा तो अचानक उसका चेहरा डर से भर गया। उन्हें लग रहा था कि कहीं भैरव उन्हें जान से मारने तो नहीं आया, लेकिन तभी अचानक भैरव उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी इस हरकत पर बूढ़ी अम्मा हैरानी से भैरव को देखने लगी। अम्मा, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, मुझसे डरिए मत। मुझे बस आपसे कुछ बातें पूछनी है। फिर क्यों आया है तू? अम्मा, मैं आपसे एक सच्चाई जानने आया हूँ, एक ऐसी सच्चाई जिस पर मैं सोते जागते किसी भी हालत में यकीन करना नहीं चाहता। अम्मा, क्या सच में मैंने ही नंदिनी की हत्या की थी? बूढ़ी अम्मा की आंखों में अब भी डर था, लेकिन भैरव को हाथ जोड़े और उसके चेहरे पर मौजूद पछतावे के भाव को देखकर बूढ़ी अम्मा धीरे धीरे शांत होने लगी। भैरव, तुमने ही नंदिनी को मारा था, तुमने ही वो आग लगाई थी जिसमें वो जिंदा जल गई। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर भैरव की आंखों में आंसू आ गए। पर अम्मा, ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? अगर मैंने ही नंदिनी माँ की चिता में आग दी थी तो मुझे ये बात मालूम क्यों नहीं है? भैरव रोते हुए खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां यति आ गई। यति भी भैरव को इस तरह भावुक देखकर जम सी गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब क्या बोले। तभी अचानक बूढ़ी अम्मा ने एक और ऐसी बात कह दी जिसने भैरव और यति दोनों को बुरी तरह से चौंका दिया। भैरव, मैं भले सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन मुझे याद है कि तेरे बाबा साहेब ही तुझे लेकर आए थे। वो ये सोचकर तुझे लेकर आए थे कि तू नंदिनी को बचाएगा, पर तूने ही नंदिनी को आग लगा दी। बूढ़ी अम्मा की बातें चौंकाने वाली थी। उनकी आवाज बुरी तरह से कांप रही थी, लेकिन उनकी आंखों में गहरी सच्चाई झलक रही थी। जबकि ये सब सुनकर भैरव का चेहरा सफेद पड़ने लगा था।
उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे बूढ़ी अम्मा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये आप क्या कह रही हो अम्मा? मैंने नंदिनी की चिता को आग लगाई? ये झूठ है। नहीं, झूठ नहीं है भैरव। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं जो बोल रही हूँ सच है। तूने ही उसे जलाया, तू ही उसका कातिल। पुरानी बातों को याद करते हुए बूढ़ी अम्मा की आवाज तेज होने लगी। उनकी आंखों में गहरा दर्द और गुस्सा साफ झलकने लगा था। भैरव और यति दोनों अम्मा के सामने स्तब्ध से खड़े थे। भैरव बेचैनी से इधर उधर देखे जा रहा था, मानो ये बातें बूढ़ी अम्मा नहीं बल्कि खुद बाबा साहेब ही उसे बता रहे हो। गुड़िया, ये नहीं हो सकता गुड़िया। मैं भले किसी का खून कर दूं, लेकिन मैं सपने में भी अपने बाबा की बातों के खिलाफ नहीं जा सकता। ये सब कुछ झूठ है, कोरा झूठ। भैरव, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम शांत हो जाओ। अम्मा को भूलने की बीमारी है। उन्हें याद नहीं रहता कि क्या सच है और क्या नहीं। ये सिर्फ उनका भ्रम होगा। यति का ये प्यार ही था कि पूरी सच्चाई जानने के बाद भी वो सिर्फ और सिर्फ भैरव के बारे में ही सोच रही थी। वो जानती थी कि भैरव ने अतीत में इतने दुख और दर्द देखे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसे ये भी मालूम था कि उसे जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में संभालने वाला भी कोई और नहीं, सिर्फ भैरव ही था। उसने धीरे से भैरव के हाथों को थाम लिया और उसे वापस घर की ओर ले जाने लगी। भैरव, तुम ये बातें बार बार मत सोचो। चलो हम लोग घर चलते हैं। राघव और कुसुम भी अब तक यति के पीछे पीछे वहां आ गए थे। यति की तरह वो दोनों भी भैरव को संभालने की कोशिश करने लगे थे। हाँ भैरव भैया, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ बातें क्यों ना करे, लेकिन मैं इस बात पर कभी भी सहमत नहीं हो सकती कि जो कुछ भी हुआ वो आपने किया। हाँ भैरव, अतीत के इन काले साए को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये याद रखना भैरव, तुम अब बाप बनने वाले हो और ऐसे समय में अगर तुम ही टूट जाओगे तो बताओ मेरी बहन यति को कौन संभालेगा? भैरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ उसके चेहरे पर गुस्से के भी दृढ़ भाव थे। उसने अपनी मुट्ठियां भींच रखी थी। चाहे जिसने भी ये किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर भैरव इन सब का दोषी है तो भैरव को भी सजा मिलकर रहेगी। मुझे कुछ याद क्यों नहीं? क्या हुआ था उस रोज? यति, कुसुम और राघव भैरव को लेकर घर आ गए थे, लेकिन घर आने के बाद भी भैरव की आंखों में उलझन और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसका चेहरा परेशानी से भरा हुआ था और उसके दिमाग में बस बूढ़ी अम्मा की कही बातें ही गूंज रही थी। भैरव ने ही नंदिनी की चिता को आग लगाई थी। भैरव ने ही। बूढ़ी अम्मा के कहे गए शब्द बार बार भैरव को परेशान कर रहे थे। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या भ्रम। क्या ये सच है? क्या मैंने ही नंदिनी माँ को मारा? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। भैरव के चेहरे पर थकावट और उदासी साफ नजर आ रही थी। वो यति से बिना कुछ बोले सीधा अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। वो खुद को बेहद परेशान महसूस कर रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने बिस्तर पर गिरते ही अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर ली। आंखें बंद करने के बाद भी भैरव की आंखों से आंसू रह रह कर बह रहे थे और कुछ ही देर में वो कब गहरी नींद में चला गया उसे ये पता भी नहीं चला। इधर कमरे के बाहर यति, कुसुम और राघव भैरव की हालत को देखकर बुरी तरह से परेशान थे। यति सोते हुए भैरव के पास आकर उसके माथे को छूकर देखने लगी और फिर परेशान चेहरे के साथ वो वापस कुसुम और राघव के पास आ गई। लगता है भैरव को बुखार आने वाला है। यति की बात सुनकर कुसुम और राघव के भी चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी थी। लगता है बूढ़ी अम्मा की बात ने भैरव को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया है। पर यति, भैरव भैया इस तरह क्यों सो गए? वो इतने कमजोर तो नहीं है कि किसी की बात पर इतनी आसानी से टूट जाए। जीजी, तुम नहीं जानती भैरव के लिए ये बात कितनी मायने रखती है। उसके लिए बाबा साहेब की किसी भी बात को काटना एक ऐसा अपराध है जिसके लिए वो किसी भी हालत में खुद को माफ नहीं करेगा। उसे ये याद नहीं आ रहा है कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था, इसलिए वो खुद में परेशान है।
यति की बातों ने कमरे में गहरी खामोशी फैला दी, जबकि उधर कमरे के अंदर भैरव गहरी नींद में जा चुका था। उसकी सांसें भारी होने लगी थी, जैसे वो किसी डरावने ख्याल में फंस गया हो। धीरे धीरे भैरव के सपनों की दुनिया में हलचल सी होने लगी। वो नींद में ही खुद को एक अजीब सी जगह पर देख रहा था। वो जगह उसे जानी पहचानी लग रही थी। दरअसल भैरव का अवचेतन मन उसे उस पुराने समय में ले गया था जब वो बाबा साहेब के साथ गांव में मौजूद था। उसकी आंखों में अपने अतीत की कुछ धुंधली यादें कौंधने लगी थी। उसे सब कुछ धुंधला और टूटा फूटा सा दिख रहा था। उसने देखा कि वो बाबा साहेब के साथ किसी अजीब से घर के बाहर खड़ा हुआ है। ये कहाँ का घर है? मैं कहाँ हूँ? भैरव ने अपनी धुंधली नजरों से देखा कि उस घर के दरवाजे पर एक और औरत खड़ी है और उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सी हल्की शातिर मुस्कान थी। वो मुस्कुराती हुई बाबा साहेब के साथ साथ उसे भी गौर से देख रही थी। आइए आइए बाबा साहिब, इसे अपना ही घर समझिए। और भैरव बेटा, इसे अपना ही घर समझिए। और भैरव बेटा, तुम भी आओ। इस तरह हिचकिचाओ मत। उस औरत की बात सुनकर भैरव सवालिया नजरों से बाबा साहेब को देखने लगा। भैरव, चिंता मत करो, ये सुनैना है। आओ, आ जाओ। सुनैना का नाम सुनकर भैरव के चेहरे पर अजीब से भाव आने लगे थे और धीरे धीरे भैरव की आंखों के सामने अब सुनैना का चेहरा साफ भी होने लगा था। उसे याद आने लगा था कि ये वही औरत थी जिसके घर पर वो और बाबा साहेब नंदिनी को बचाने की योजना बनाने के लिए रुके थे। अरे भैरव बेटा, तुम अभी भी दरवाजे पर खड़े हो? आओ आओ, अंदर आओ। तुम दोनों अंदर आ जाओ। सुनैना के कहने पर भैरव और बाबा साहेब दोनों सुनैना के घर के अंदर चले गए। उसे याद आ रहा था कि उसने सुनैना के घर में बाबा साहेब के साथ खाना खाया था, लेकिन उसके बाद की घटनाओं के बारे में सोचते हुए भैरव का दिमाग अंधेरे से भरने लगा था। वो अपनी धुंधली यादों के सामने खड़ा था। वो ये याद नहीं कर पा रहा था कि आखिर सुनैना के घर में खाना खाने के बाद उसके साथ क्या हुआ। भैरव की धड़कनें तेज होने लगी थी। वो अपने सपने में याद करने की कोशिश कर रहा था कि खाना खाने के बाद आखिर उसने क्या किया था, लेकिन काफी याद करने के बाद भी उसे कुछ भी याद नहीं आया। भैरव को सुनैना के घर खाना खाने के बाद की बस एक ही बात याद आ रही थी कि नंदिनी की चिता जलाई जा रही है और खुद भैरव उस चिता के सामने खड़ा था। ये आग मैंने लगाई? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मुझे बाबा साहब ने ये करने को कहा ही नहीं था। भैरव के दिमाग में नंदिनी की चिता की यादें कौंध रही थी, लेकिन वो खुद को नहीं देख पा रहा था कि आखिर उसने क्या किया। वो ये देख ही नहीं पाया कि क्या सच में उसी ने चिता में आग लगाई। वो खुद में उलझा हुआ था। उसे सपने में हर चीज अधूरी और टूटती हुई दिख रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और वो अचानक बुरी तरह से हड़बड़ाते हुए चौंक कर जाग उठा। नहीं। भैरव बुरी तरह से घबराते हुए बिस्तर से उठा। उसके चेहरे पर डर के भयानक भाव आ गए थे। भैरव की ऊंची आवाज सुनकर यति, कुसुम और राघव दौड़ते हुए उसके पास आ गए। भैरव की हालत देखकर उन सब के चेहरे पर भी हैरानी पसर गई थी। भैरव क्या हुआ? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? भैरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें तेज थी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी इस हालत को देखकर यति, कुसुम और राघव उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। भैरव सब ठीक है, घबराओ मत। हम लोग यहीं हैं। भैरव, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। गुड़िया, मैंने कुछ देखा, कुछ अजीब। सुनैना, ये कौन है भैरव? मुझे नहीं पता। भैरव की आवाज में उलझन और घबराहट साफ झलक रही थी। इधर सुनैना नाम सुनते ही यति, कुसुम और राघव के भी चेहरे हैरानी से भर गए थे। वो तीनों इस नाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। वो तीनों सवालिया नजरों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सुनैना, भैरव, मैंने कभी भी इस नाम के बारे में नहीं सुना। हाँ यति, सुनैना नाम की कोई औरत तो यहाँ हमारे गांव में रहती ही नहीं। यति और कुसुम की तरह राघव भी थोड़ा परेशान था, लेकिन उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि मानो अंदर ही अंदर वो कुछ सोच रहा हो। यति बहन,
कुसुम सही कह रही है। सुनैना नाम की कोई औरत इस गांव में नहीं रहती, लेकिन मुझे यह नाम थोड़ा सुना सुना लग रहा है। यति और कुसुम दोनों हैरानी से राघव को देखने लगे थे। राघव ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसने ये नाम कहाँ सुना था, लेकिन काफी देर सोचने के बाद भी जब उसे कुछ भी याद नहीं आया तो वो भी थोड़ा परेशान हो गया। यति बहन, मुझे इस नाम के बारे में और कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग बूढ़ी अम्मा के पास जाएं तो शायद हमें हमारे सवालों के जवाब मिल सके। बूढ़ी अम्मा के पास दोबारा जाने की बात सुन भैरव थोड़ा सा परेशान हो गया, लेकिन वो जानता था कि अगर उसे अपने सच का सामना करना है तो उसे बूढ़ी अम्मा के पास जाना ही होगा। गुड़िया, राघव भैया सही कह रहे हैं, हमें बूढ़ी अम्मा के पास जाना ही होगा। मुझे भी ये जानना है कि आखिर सुनैना कौन है। राघव ने भी यति को समझाया कि बूढ़ी अम्मा के पास जाना बहुत जरूरी है। हाँ यति बहन, इस राज से पर्दा उठाने के लिए हमें बूढ़ी अम्मा के पास जाना ही होगा, तभी हम सुनैना के सच को जान पाएंगे और हो सकता है भैरव की परेशानी भी कुछ कम हो जाए। जब राघव ने यति को समझाया तो यति की समझ में भी आ गया कि इस समय उन सब का, खासकर भैरव का, बूढ़ी अम्मा से मिलना बहुत जरूरी है। आखिर में उसने उन सब की बात मान ही ली। हाँ राघव भैया, मुझे भी यही लग रहा है कि सुनैना नाम के राज पर से अब पर्दा हट ही जाना चाहिए। हो सकता है हमें कोई नया रास्ता मिल जाए जो कि सच तक पहुंचने में हमारी मदद कर सके। और फिर यति, भैरव, कुसुम और राघव सब वापस बूढ़ी अम्मा से मिलने के लिए राघव के गांव चले जाते हैं। जब वो लोग बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचते हैं तो अम्मा उन्हें पहचान नहीं पाती। तुम लोग कौन हो भाई, और यहाँ क्यों आए हो? तुम लोगों को भला मुझसे क्या काम है? भैरव ये देखकर परेशान हो गया कि बूढ़ी अम्मा तो उन्हें पहचान भी नहीं रही है। लेकिन तभी यति ने आगे बढ़कर बूढ़ी अम्मा के पैर छू लिए। बूढ़ी अम्मा गौर से यति का चेहरा देखकर उसे पहचानने की कोशिश करने लगी। अरे बिटिया, तू यहाँ फिर से क्यों आ गई? अम्मा, हमें कुछ पूछना था। अगर तुम हमें वो बता दोगी तो हमारी बहुत बड़ी दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो तुझे कुछ पूछना है? अगर मुझे पता होगा तो मैं जरूर बताऊंगी बिटिया, पूछ कर देखो। यति ने एक बार भैरव, राघव और कुसुम की तरफ देखा और फिर बूढ़ी अम्मा से बात करने लगी। अम्मा, ये सुनैना कौन थी और उसका नंदिनी से क्या रिश्ता था? सुनैना का नाम सुनकर अम्मा एक पल के लिए तो चौंक गई। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए और उसने अपने माथे पर बल देते हुए बाकी की बातें याद करने की कोशिश की। सुनैना? सुनैना के बारे में काहे पूछ रही हो बिटिया? क्योंकि अम्मा, हो सकता है सुनैना के बारे में पता चलने पर मेरी माँ नंदिनी की मौत का राज भी खुल जाए। क्योंकि भैरव को सिर्फ वहां तक याद है जब वो अपने पिताजी बाबा साहिब के साथ सुनैना के घर में गया था। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। आएगा भी कैसे? जो भी सुनैना के चंगुल में फंसता है वह कुछ याद करने लायक बचता ही नहीं। हाँ अम्मा, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं और बाबा साहिब हम दोनों उसके घर गए, खाना खाया, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी याद नहीं। बाबा साहेब और तुम सुनैना के घर क्यों रुके थे? वो तो सम्मोहन करने वाली औरत थी। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर यति और भैरव चौंक जाते हैं। शायद मुझे बच्चा समझकर बाबा साहब ने पूरी बातें ना बताई हों, पर मुझे इतना तो अच्छे से याद है कि मैं बाबा साहब के कहने पर ही उनके साथ सुनैना के घर गया था और उसने हमारा स्वागत भी खूब खुले दिल से किया था। हाँ, और फिर उतने ही खुले दिल से तुम लोगों के ऊपर सम्मोहन भी किया। इसलिए तुम लोगों को याद नहीं है कि खाना खाने के बाद हुआ क्या था। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अम्मा ये बताओ कि अब हमें आगे क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें सुनैना के बारे में पता लगाना होगा। बूढ़ी अम्मा की बात सुनते ही सब लोग सुनैना के बारे में पता करने जुट गए। बहुत खोजबीन करने के बाद भैरव को कहीं से ये सुराग मिला कि सुनैना अभी मालेगांव में है। तब राघव और भैरव दोनों सुनैना के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मालेगांव जाने का फैसला करते हैं।
यति बहन, मैं और भैरव सुनैना के घर में जानकारी हासिल करने के लिए मालेगांव जा रहे हैं और तुम गांव में ही रहकर वहां होने वाली छोटी से छोटी हलचल पर नजर रखना। हम जल्दी ही लौटेंगे। लेकिन यति को राघव की यह बात अच्छी नहीं लगी। वो खुद भी राघव और भैरव के साथ मालेगांव जाना चाहती थी। उसने राघव को अपनी बात समझाने की कोशिश की। भैया, आप लोग ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं भी आप लोगों के साथ सुनैना के घर मेलगांव जाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? मैं और भैरव तो जा ही रहे हैं। अगर तुम हम लोगों के साथ चली गई तो फिर यहाँ गांव में होने वाली गड़बड़ को कौन संभालेगा? राघव भैया, जब सुनैना इतने सालों पहले इतना गहरा सम्मोहन करना जानती थी कि उसके सम्मोहन ने कई परिवारों की दशा और दिशा बिगाड़ कर रख दी थी, तो अब तो उसे बहुत ज्यादा तजुर्बा हो गया होगा और अब तो वो बहुत तगड़ा सम्मोहन करना जानती होगी। जरा सोचो, अगर उसने आपके और भैरव के ऊपर भी कोई शक्तिशाली सम्मोहन कर दिया तो फिर क्या होगा? यति की ये बात सुनकर इतने तनाव भरे माहौल में भी भैरव को हंसी आ गई और उसको हंसते हुए देखकर राघव और यति हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। क्या हुआ भैरव? हम लोग इतने परेशान हैं और तुम्हें हंसी आ रही है? अरे मेरी भोली नादान गुड़िया, एक बात बताओ, अगर वो सुनैना मेरे और राघव भैया के ऊपर सम्मोहन कर सकती है तो क्या तुम्हारे ऊपर नहीं कर पाएगी? और फिर जब हम तीनों ही सम्मोहित हो जाएंगे तो फिर तुम्हारे साथ चलने का क्या फायदा? भैरव की बात सुनकर यति सस्पिशियस तरीके से मुस्कुराने लगी। भैरव, जब मैं स्वामी जी के आश्रम में थी तो वहां मैंने सम्मोहन तोड़ने की विद्या भी सीखी थी, इसलिए मुझे कोई सम्मोहित नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, मैं सम्मोहित हो चुके लोगों का सम्मोहन तोड़ भी सकती हूँ। इसलिए पहली बात तो ये है कि अगर मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगी तो मेरे रहते हुए सुनैना हम में से किसी को भी सम्मोहित कर नहीं पाएगी, और अगर उसने तुम्हें और राघव भैया को सम्मोहित कर भी लिया तो मैं तुम लोगों का सम्मोहन तोड़ सकती हूँ। इसलिए मेरा तुम लोगों के साथ जाना बहुत जरूरी है, समझे? क्या होगा जब भैरव का सामना सुनैना से होगा? क्या उसके सम्मोहन को यति काट पाएगी? यति की ये बात सुनकर भैरव, राघव और कुसुम तीनों बहुत खुश हो गए। ये बात उन लोगों को भी आज ही पता चली थी। अरे वाह यति बहन, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। तुम्हें हम लोगों के साथ जरूर चलना चाहिए। वो तो ठीक है भैया, लेकिन अगर हम सब लोग यहाँ से चले जाएंगे तो फिर गांव में होने वाली हरकतों पर कौन नजर रखेगा? हाँ, तुम्हारा कहना भी ठीक है भैरव। भैया, मैं तो कहता हूँ कि आप और यति दोनों मालेगांव चले जाओ और यहाँ गांव में होने वाली हरकतों पर मैं नजर रखूंगा। और बहुत ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, आप लोग जल्दी ही लौट भी आओगे। अभी तक सब लोगों की बातें सुनकर कुसुम चुप थी, लेकिन अब उसे बोलना जरूरी लगा। देखो, गांव के उन दुष्ट लोगों के बारे में मैं सब कुछ तो नहीं जानती, लेकिन तुम सब लोगों के साथ रहते रहते बहुत कुछ जानने लगी हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि तुम तीनों लोग मेलगांव उस कुसुम को ढूंढने चले जाओ। तब तक मैं यहाँ नजर रखती हूँ, और अगर मुझे कुछ अलग या गड़बड़ लगेगा तो मैं तुम लोगों को बताऊंगी। तीनों लोगों को कुसुम की बात सही लगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन लोगों ने फैसला कर लिया। हाँ, कुसुम सही कह रही है। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए और जल्दी ही उस सुनैना को ढूंढने के लिए निकल जाना चाहिए। और फिर यति, भैरव और राघव तीनों सुनैना को ढूंढने मालेगांव चले गए। मालेगांव पहुंचते ही कुछ हथियारबंद लोगों ने उन तीनों को घेर लिया और उनसे मारपीट करने लगे। पहले तो उन लोगों को लगा कि ये लूटपाट का मामला है। राघव ने समझदारी दिखाते हुए उनको समझाने की कोशिश की। देखिए, हम लोगों से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप चाहो तो हम लोगों की तलाशी ले लो। भैरव ने भी राघव का साथ देते हुए उन हमलावरों को समझाने की कोशिश की। हाँ भाई, हम लोग परदेसी हैं, हम लोगों के पास कोई भी कीमती सामान नहीं है। हम लोगों का किसी जरूरी काम से मालेगांव आना हुआ है। पर उन लोगों ने राघव और भैरव की एक बात नहीं सुनी और गालियां देकर फिर से उन्हें मारना शुरू कर दिया। यति ये सब देखकर बुरी तरह से घबरा गई। उसे भी लगा कि वो लुटेरे ही थे। ये लीजिए, बस यही है हम लोगों के पास, और कुछ नहीं है। जब यति ने कहते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाया तो एक गुंडे ने उसके नाजुक से हाथ पर डंडा मार दिया, जिससे उसके हाथ के झुमके और कंगन नीचे गिर गए और यति के मुंह से एक चीख निकल गई। अभी तक भैरव और राघव चुप थे। वो दोनों उन गुंडों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने यति पर हाथ उठाया, भैरव ये देखकर आपे से बाहर हो गया। उसका खून खौलने लगा और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
उसने उस गुंडे की गर्दन पकड़ी और हवा में लटका दिया। वो हाथ पैर फड़फड़ाने लगा, लेकिन भैरव ने उसको नहीं छोड़ा। आखिरकार राघव ने ही भैरव के हाथ से उस गुंडे को छुड़ाया। ये क्या भैरव, अभी वो मर जाएगा। तुम भूल गए हम किसी काम के लिए आए हैं। राघव भैरव को समझा ही रहा था, तब तक पीछे से एक गुंडे ने राघव के सिर पर हॉकी से हमला करने की कोशिश की। उसको हमला करते हुए भैरव ने देख लिया और हॉकी को राघव के सिर में लगने से पहले ही पकड़ लिया और हॉकी को खींचकर उस गुंडे को पटक दिया। भैया, ये लोग कोई लुटेरे नहीं है। ये हम पर हमला करने और हमें मारने आए हैं। अगर हमने इन्हें जाने दिया तो ये हमारे लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं, इसलिए चलो अभी यहीं इन्हें निपटा देते हैं। अब तक राघव को भी ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। उसने और भैरव ने हाथ मिलाया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और उसके बाद राघव और भैरव ने मिलकर उन गुंडों की ऐसी पिटाई की कि गुंडे अपने हथियार वहीं छोड़कर वहां से 9-2-11 हो गए। आप दोनों ठीक है ना? आप लोगों को चोट तो नहीं आई? भैरव और राघव अपने हाथ झाड़ रहे थे। अपना हाथ दिखाओ गुड़िया, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं भैरव, अब और कोई खतरा है उससे पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ भैरव, यति एकदम ठीक कह रही है। जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लगता है दुश्मनों को हमारे यहाँ आने की खबर लग गई है। अब वो तीनों देर ना करते हुए केयर के साथ सुनैना के घर पहुंच गए। भैरव, मुझे लगता है कि हमें एक साथ सुनैना के घर नहीं जाना चाहिए। कहीं वहां पर भी कोई खतरनाक जाल ना बिछा हो। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। आप और यति यहीं रुको, पहले मैं जाकर देखता हूँ। जैसे ही भैरव दरवाजे के पास जाने के लिए आगे बढ़ा, दरवाजा अपने आप खुल गया। भैरव रुक कर देखने लगा। तभी एक आदमी बदहवास सा भागता हुआ दिखा। उस आदमी को देखकर भैरव चौंक गया। ये तो अमरेंद्र है। इसका मतलब इसको हमारे यहाँ आने की जानकारी हो चुकी थी। और भैरव उल्टे पांव वापस राघव और यति के पास पहुंच गया। भैया, अभी अभी मैंने अमरेंद्र को यहाँ से भागते हुए देखा। भैरव की बात सुनकर राघव ने उदास होकर अपना मुंह लटका लिया। इसका मतलब हमारे यहाँ आने की खबर दुश्मनों को पहले ही लग चुकी थी। हाँ भैया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब तो ऐसा लग रहा है कि हमारा यहाँ तक आना बेकार ही गया। यति चुपचाप खड़ी होकर राघव और भैरव की बातें सुन रही थी। ये सुनकर उसे सदमा तो जरूर लगा, लेकिन उसने अभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। माना कि हमारे यहाँ आने की खबर दुश्मनों को और सुनैना को लग चुकी है, लेकिन फिर भी एक बार सुनैना से बात करने में हर्ज ही क्या है? ज्यादा से ज्यादा वो हमारी मदद करने से मना कर देगी, लेकिन हम बिना कोशिश किए ही हार मान जाएं, ये तो गलत बात है। यति की बात सुनकर उन दोनों को भी नाउमीदी के घने अंधेरे में एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। मुझे लगता है यति बहन सही कह रही है। चलो हम चलकर सुनैना से मुलाकात करते हैं। क्या भैरव या यति सुनैना से मिल पाएंगे? क्या होगा जब खुलेगा सुनैना का राज?